हैरानी के साथ पूछता है। कैसा धोखा? अभिमन्यु अपने में ही लगा हुआ था। उसे कुछ ख्याल ही नहीं था कि कायर और युग उससे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अभिमन्यु अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कछुआ हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने ऐसा क्यों किया? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तूने ये क्या लगा के रखा हुआ है? कछुए ने क्या धोखा दिया? उसे ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था? आखिर तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ कहेगा। कायर अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अभिमन्यु देख, पहले तो तू ना गुस्सा करना छोड़। मुझे पता है तेरा गुस्सा बहुत खराब है। अभिमन्यु फिर गुस्से से कहता है, यार कछुए ने गुस्सा दिलाने वाला काम ही किया है तो क्या करूं मैं? कायर समझ जाता है कि उसे पहले अभिमन्यु का गुस्सा शांत करवाना होगा, इसलिए वो बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, तो रुक, मैं अभी किचन से आता हूँ। युग बिचकते हुए कायर से पूछता है, अब तू किचन क्यों जा रहा है? कायर जवाब देता है, बस 2 मिनट रुक, तुझे अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर कायर वहां से चला जाता है। इस तरफ दिलीप हवेली के बाहर जिप्सी के पास खड़ा हुआ था। रात होने के कारण आसपास अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर दिलीप के अलावा कोई और नहीं था। दिलीप अपना फोन निकालता है और किसी को फोन करने लग जाता है। दिलीप फोन पर बात करते हुए कहता है, इंतजाम हो गया है ना? अच्छा, पता है ना, इस बार एक जोड़ी नहीं पूरे 6 जोड़ी चाहिए। हाँ, आ ही रहे हैं, तब तक तैयार रखना, देरी नहीं होनी चाहिए, बस कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। दिलीप फोन पर बात ही कर रहा था कि हवेली के अंदर से सुदेश बाहर आ जाता है। सुदेश ने अपने पीछे काला बैग टांगा हुआ था। सुदेश दिलीप के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुदेश को देखकर दिलीप अपना फोन रखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, गोटियां तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर दिलीप अपना फोन वापस से अपने कुर्ते में रख देता है। दिलीप के फोन रखते ही सुदेश बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, आप तैयार हैं जीजा जी? दिलीप सुदेश पर चिढ़ते हुए कहता है, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस तू ही तैयार नहीं था। इतना क्या तैयार हो रहा था तू? तू कोई शादी वादी में नहीं जा रहा, मायाधारी की माया नगरी में जा रहा है। पिछली बार गया था तो पता चल ही गया होगा कि उसकी माया नगरी में क्या क्या माया होती है। जैसे जैसे दिलीप उससे बात बोलता है, उसे पिछली बार की सारी बातें रिमाइंड हो जाती हैं कि उसके साथ माया नगरी में क्या हुआ था। सुदेश खौफ के साथ कहता है, हाँ जीजा जी, पता है, माया नगरी में जाना भी मतलब खुद माया के जाल में फंसना ही है। दिलीप जिप्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहता है, अगर पता है तो अच्छी बात है, चल अब जल्दी से बैठ जिप्सी में, वैसे ही पहले ही देर हो गई है। सुदेश दिलीप को ड्राइविंग सीट में बैठने से मना करते हुए कहता है, अरे जीजा जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं चलाता हूँ ना जिप्सी। दिलीप जिप्सी चालू करते हुए कहता है, तो चुपचाप बगल में ही बैठ। तुझे क्या लगता है मुझे जिप्सी चलानी नहीं आती, या फिर मैं जिप्सी कहीं भिड़ा दूंगा? अरे नहीं जीजा जी, ऐसी बात नहीं है, आपको तो मुझसे भी अच्छी जिप्सी चलानी आती है। वो तो मैं इसलिए बोल रहा था ताकि आपको आराम मिल जाए। यहाँ पर यक्षिणी ने एक एक पल सांस लेना मुश्किल कर दिया और तुझे आराम की पड़ी है। सुदेश दिलीप को ही देखते रहता है, कुछ नहीं बोलता है। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी बैठ जिप्सी में। सुदेश फटाक से जिप्सी में बैठ जाता है। सुदेश दिलीप को देखकर अचंभित था, क्योंकि उसने आज तक दिलीप को जिप्सी चलाते हुए नहीं देखा था। हमेशा या तो वो जिप्सी चलाता था या फिर बल्लू काका। दिलीप जिप्सी चला रहा था और सुदेश उसके बगल में चुपचाप बैठा हुआ था। दिलीप सुदेश से पूछता है, वैसे जीजा जी हम जा कहाँ रहे हैं? सुदेश जिप्सी चलाते हुए जवाब देता है, तुझे बोला था ना मायाधारी के लिए उसका सामान लेने जाना है। हाँ जीजा जी, पर वही तो पूछ रहा हूँ, सामान लेने कहाँ जा रहे हैं? हमें वो आंखें कहाँ? सुदेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दिलीप उसे बीच में टोकते हुए कहता है, कुछ देर अपना मुंह बंद करके रख, थोड़ी देर बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सुन ले, इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये तेरे और मेरे बीच में रहना चाहिए। सुदेश वापस से चुपचाप बैठ जाता है, पर उसके मन में कई सवाल चल रहे थे कि आखिर दिलीप आंखें लेने के लिए कहाँ जा रहा था, उसके आने से पहले दिलीप किससे बात कर रहा था, और उसके आते ही फोन क्यों कट कर दिया था। एक सुनसान सड़क को चीरते हुए उनकी जिप्सी आगे बढ़ते जा रही थी। सड़क पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दिलीप जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुंचता है, जिप्सी को रोक देता है। जब जिप्सी रुकती है तो आसपास के इलाके को देखकर सुदेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुदेश हकलाते हुए कहता है, जीजा जी, आपको नहीं लगता आपने गलत जगह जिप्सी रोक दी? दिलीप बिलखते हुए कहता है, अरे कामचोर, मैंने सही जगह जिप्सी रोकी है, हमें मायाधारी जी का सामान यही मिलेगा। सुदेश कांपते हुए कहता है, क्या कहा आपने? यहाँ से जीजा जी? दिलीप जिप्सी से नीचे उतरते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, ऐसी चीजें दुकान पर थोड़ी पड़ी मिलती हैं, उनके लिए यहीं पर आना पड़ता है। सुदेश डरते डरते जिप्सी से नीचे उतर जाता है। दिलीप ने कहीं और नहीं बल्कि मेहंदी पठार के शमशान के सामने जिप्सी रोकी थी, जो कि सुनसान पड़ा हुआ था। रात के अंधेरे में उन दोनों के सिवा वहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
दिलीप और सुदेश आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम शमशान के अंदर बढ़ाने लग जाते हैं। सुदेश शमशान के अंदर कदम बढ़ाते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था, ये जीजा जी को यहाँ पर किसकी आंखें मिल जाएगी। शमशान के अंदर केयरटेकर की झोपड़ी बनी हुई थी। वो दोनों उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। झोपड़ी के अंदर 100 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी कमरे के अंदर फैली हुई थी। कमरे के अंदर कुछ थूकने की आवाजें आ रही थी, जैसे तब आती है जब बकरे का मांस काटा जाता है। जब सुदेश और दिलीप कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर एक हट्टा कट्टा मोटा काला आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ खून से सने हुए थे। वो आदमी किसी हैवान की तरह लग रहा था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मोटे मोटे हाथ, उसकी तोंद भी निकली हुई थी। उस आदमी के सामने 6 स्टूल रखे हुए थे, जिन पर 6 लाशें नग्नावस्था में रखी हुई थी। उन 6 लाशों में से 5 लाशों की आंखें निकाल ली गई थी। बस एक लाश की बची हुई थी। जिन 5 लाशों की आंखें निकाल ली गई थी, उनकी आंखों की जगह खून जम चुका था। वो आदमी दिलीप की तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहता है, तो आ गए सेठ जी आप। दिलीप गुस्से में कहता है, हाँ मैं तो आ गया, पर ये क्या, तुमने अभी तक सामान तैयार करके क्यों नहीं रखा है। वो आदमी कहता है, अरे सेठ जी आपका ही तो काम कर रहा हूँ मैं। वो क्या है ना, आखिरी लाश लाने में देरी हो गई, वरना आपका काम तो कब का हो जाता है। आप तो ये समझिए कि ये छठी लाश यहाँ पर आई नहीं बल्कि लाई गई है, वो भी बहुत मुश्किल से मिली है, वरना आपको बस 5 जोड़ी कोटियां ही मिलती। दिलीप मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, पर अब देरी मत कर, थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला। वो आदमी छठी लाश के पास जाता है और अपने भारी हाथ उस लाश की राइट आंख के अंदर घुसाने लग जाता है। उस आदमी के हाथों में इतनी ताकत थी कि उसके हाथ उस लाश के अंदर घुस जाते हैं और देखते ही देखते उस लाश की आंखों में से खून निकलने लग जाता है। ये सब देखकर सुदेश दंग रह गया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। दिलीप को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब देखने की उसकी पहले से ही आदत थी। वो आदमी झट से उस लाश के अंदर हाथ घुसाता है और उसकी आंख बाहर निकाल लेता है। इसी तरह वो उसकी लाश की दूसरी आंख भी बाहर निकाल लेता है और उसके दोनों ही हाथों में लबालब खून भरा हुआ था। टेबल पर ही 10 और आंखें रखी हुई थी। वो आदमी उन आंखों को अपने हाथ में उठाता है और दिलीप के पास जाने लग जाता है। वो आदमी दिलीप से कहता है, ये लीजिए आपकी पूरी 6 जोड़ी कोठियां। दिलीप सुदेश को वो आंखें रखने का इशारा देता है। सुदेश अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को डरते डरते आगे करने लग जाता है। वो मोटा आदमी दो दो के सेट में वो आंखें सुदेश के हाथ में डालते हुए कहता है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। जैसे जैसे वो आंखें सुदेश के हाथों में गिरती जा रही थी, उसे अपने हाथ देखने में घिन आते जा रही थी। उसके हाथ भी खून से सन चुके थे। वो मोटा आदमी कहता है, 5 जोड़ी और ये हो गई पूरी 6 जोड़ी कोठियां। अब निकालिए मेरी माला। दिलीप अपनी जेब में हाथ डालता है और उसके अंदर से 2000 के नोटों की 2 गड्डियां निकालता है, जिसमें करीब एक गड्डी में 100 नोट होंगे। वो उन गड्डियों को उस आदमी के हाथों में थमाते हुए कहता है, ये लो रखो इसे, बाकी के मैं पहले ही दे चुका हूँ। वो आदमी अपने दोनों हाथों से उन गड्डियों को थामते हुए कहता है, ये हुई ना बात, कोई और सेवा हो तो जरूर बताना। सुदेश और दिलीप वो आंखें लेकर वहां से जाने लग जाते हैं। अभी वो दोनों शमशान से बाहर निकले ही थे कि तभी सुदेश घबराते हुए दिलीप से कहता है, ये गलत है ये जीजा जी। दिलीप सुदेश को समझाते हुए कहता है, इस दुनिया में कुछ गलत नहीं है, समझा। बस हमें हमारा काम निकालना आना चाहिए, चाहे वो फिर सीधे तरीके से हो या फिर टेढ़े। दिलीप हिचकिचाते हुए कहता है, जीजा जी, जिन लाशों की हमने आंखें निकलवाई उनके परिवार वालों को पता चल गया तो, और उन्होंने पुलिस केस कर दिया तो। अरे पुलिस केस तो तब होगा ना जब इन लाशों का कोई परिवार होगा। सुदेश चलते चलते रुक जाता है और रुककर पूछता है, परिवार नहीं है मतलब जीजा जी? मतलब ये कि ये लावारिस लाशें हैं। इस शमशान में कई लाशें वो आती हैं जिनकी कोई आहुति देने वाला नहीं होता है। कई भिखारियों की होती हैं तो कई उनकी जो हादसे में मारे जाते हैं, जिसे ये आदमी जलाता है। पर जलाने से पहले ये शरीर के अंगों को बेच देता है। इसे क्या पता चलने वाला है। चल अब तो ये सब छोड़ और मायाधारी को लेने के लिए निकल। जीजा जी मैं आपको घर छोड़ देता हूँ ना। अरे मेरी फिक्र तू मत कर, मैं बल्लू को बुला लूंगा, तू जा। सुदेश जिप से स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अभिमन्यु और युग कायर के आने का इंतजार कर रहे थे। कायर जब किचन के अंदर से वापस आता है तो अपने साथ शराब की एक बोतल लेकर आता है। कायर आते ही 2 पैक बनाता है और एक पैक अभिमन्यु को देते हुए कहता है, ये ले, एक ही घूंट में सारी पी जा और फिर बता हुआ क्या। मुझे पता है तेरा दिमाग ऐसे ही ठंडा होगा। अभिमन्यु फटाक से कायर के हाथ से ग्लास लेता है और एक ही बार में पूरी अपने अंदर उतार लेता है और कहता है, यार तुम दोनों को तो पता ही है, जैसे ही कछुए के घर से फोन आया हम दोनों मेले से निकल गए थे। युग अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है,
हाँ पता है मुझे। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हम दोनों ने मिलकर कछुए की दादी को रात ही रात में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। कछुए की दादी को पता नहीं क्या बीमारी थी। डॉक्टर भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। वो बार बार अपने हाथ यहाँ से वहां मारी जा रही थी, जैसे वो किसी चीज से डर रही हो। डॉक्टर ने जैसे तैसे करके उन पर काबू किया और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। अगली सुबह दोपहर में कछुए को कुछ दवाइयां लेने जाना था, इसलिए वो चला गया और मैं उसकी दादी के केबिन में रुका रहा, उनकी देखभाल करने के लिए। युग और कायर को उस वक्त के बारे में बताते बताते अभिमन्यु उसी दौर में चला जाता है जब वो कछुए की दादी के पास रुका हुआ था। कछुए की दादी बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी, उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई थी। अभिमन्यु उन्हीं के सामने बैठा हुआ था और कछुए की दादी को घूरे जा रहा था। कछुए की दादी के चेहरे पर चेचक के दाग थे। उनके हाथ पर भी अजीब से काले काले धब्बे थे, जैसे किसी चीज का श्राप हो। अभिमन्यु को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। अभिमन्यु कछुए की दादी को एकटक नजर से देख ही रहा था कि तभी उसकी दादी को होश आ जाता है और कछुए की दादी वापस से बेड पर अपने हाथ पैर मारने लग जाती है। अभिमन्यु फटाक से कुर्सी पर से उठता है और कछुए की दादी के पास जाता है। कछुए की दादी की सांसें फूले जा रही थी। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि ऑक्सीजन लगे होने के बावजूद उन्हें सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही थी। अभिमन्यु डॉक्टर को पुकारते हुए कहता है, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर और नर्स के साथ ही कछुए की माँ भी केबिन के अंदर आ जाती है। कछुए की मम्मी रोने लग जाती है और दादी को संभालने लग जाती है, पर वो उनसे भी नहीं संभलती है। डॉक्टर बौखलाहट के साथ नर्स से कहता है, नर्स जल्दी से इंजेक्शन दो। डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है, आप जल्दी से पैर पकड़िए इनके। अभिमन्यु कछुए की दादी के पैर पकड़ने लग जाता है। कछुए की दादी इतनी जोरों से पैर बार बार नीचे ऊपर कर रही थी कि अभिमन्यु भी उनके पैर नहीं पकड़ पा रहा था। पर कुछ ही देर में अभिमन्यु कछुए की दादी के पैर पकड़ लेता है और डॉक्टर जल्दी से उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं। कछुए की दादी फिर शांत हो जाती है। जब अभिमन्यु कछुए की दादी के पैर छोड़ता है तो देखता है कि कछुए की दादी के राइट पैर के अंगूठे का नाखून नहीं था। ये देखकर अभिमन्यु दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कछुए की दादी का पैर सूख गया था, उनकी नसें बाहर आने लग गई थी। अभिमन्यु अपनी यादों में से वापस आ जाता है। अभिमन्यु की बात सुनकर युग और कायर के मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। युग अभिमन्यु को एकटक नजरों से देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब कछुए की दादी सौदाइन है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।